नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं थाईलैंड और कंबोडिया के बीच बढ़ते हुए खतरनाक तनाव पर। जी बिल्कुल, ये मामला काफी गंभीर होता जा रहा है। हाँ, और मुद्दा ये है कि कैसे दो हजार साल पुराने शिव मंदिर आज 2025 में इन दोनों देशों को लगभग युद्ध के कगार पर ले आए हैं। सही कहा, और इसके नतीजे भी हम देख रहे हैं। हाल की झड़पों में सुनने में आया है कि 15 थाई नागरिक मारे गए हैं। हाँ, जिसमें एक सैनिक और 14 आम लोग शामिल हैं और 1 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित भी हुए हैं। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। बहुत बड़ा। और थाईलैंड ने तो शायद 8 सीमावर्ती जिलों में मार्शल लॉ भी लगा दिया है। जी हाँ, कंबोडिया की तरफ से हताहतों की आधिकारिक संख्या तो नहीं आई है, पर मीडिया में एक मौत की खबर जरूर है। तो आज हम इसी संघर्ष की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। इसकी जड़ें क्या हैं, अभी हालात क्या हैं और इसका असर क्या हो सकता है। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। तो इस पूरे झगड़े के सेंटर में 2 प्राचीन मंदिर हैं। पहला है प्रिय विहर, जिसे प्रिय विहार भी कहते हैं। हाँ, ये 9वीं सदी का शिव मंदिर है। एक ऊंची पहाड़ी पर बना है और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है ये 2008 से। और इसका इतिहास भी दिलचस्प है। 1907 के एक फ्रांसीसी नक्शे में इसे कंबोडिया का हिस्सा दिखाया गया था। जी, और दूसरा मंदिर है ता मुएन थॉम। ये थोड़ा और पेचीदा है। हाँ, क्योंकि ये उस सीमाई इलाके में है जहां बॉर्डर ठीक से तय ही नहीं हुआ है। थाईलैंड कहता है ये उनके सुरिन प्रांत में है, लेकिन कंबोडिया का दावा है कि ये उनके प्राचीन खमेर साम्राज्य का हिस्सा था। तो ऐतिहासिक दावा है उनका। अच्छा। और यहीं पर ये बात समझने वाली है। मतलब ये विवाद सिर्फ इन मंदिरों पर या जमीन के टुकड़ों पर नहीं है। ये असल में इतिहास की लड़ाई है। खमेर साम्राज्य बनाम सियाम साम्राज्य, कौन ज्यादा पुराना, किसकी विरासत, ये सांस्कृतिक पहचान और आज के राष्ट्रवाद से भी जुड़ा हुआ है। मतलब इतिहास का बोझ आज भी ढोया जा रहा है। बिल्कुल। देखिए, 9वीं से 15वीं सदी तक यहाँ शक्तिशाली खमेर साम्राज्य था, जिसका केंद्र आज का कंबोडिया था, और उसका असर थाईलैंड तक फैला हुआ था। और फिर आया 1907 जब फ्रांसीसी और ब्रिटिश ताकतों ने यहाँ सीमाएं तय की। जी, और उसी सीमांकन में प्री विहेर मंदिर कंबोडिया को मिल गया। थाईलैंड ने तब भी इस पर आपत्ति जताई थी। तो ये तभी से चला आ रहा है। हाँ, और फिर ये मामला कानूनी तौर पर भी आगे बढ़ा। 1959 में कंबोडिया इसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय मतलब आईसीजे ले गया। अच्छा, आईसीजे तक गया ये मामला। जी, और 1962 में आईसीजे ने फैसला दिया कि मंदिर कंबोडिया का ही है। तो फिर तो मामला सुलझ जाना चाहिए था। देखिए, थाईलैंड ने फैसला तो मान लिया, लेकिन मंदिर के आसपास की जो जमीन थी, करीब 4.6 वर्ग किलोमीटर, उस पर अपना दावा नहीं छोड़ा। तो कानूनी फैसला हुआ, पर जमीन पर विवाद बना रहा। और शायद इसीलिए ये तनाव बीच बीच में भड़कता रहा। जैसे आपने बताया, 2008 में जब यूनेस्को का दर्जा मिला प्री विहेर को। हाँ, तब फिर से गर्मा गया था। और 2011 में तो काफी गंभीर सैन्य झड़पें भी हुई थी दोनों देशों के बीच। अच्छा। जिसके बाद 2013 में आईसीजे को फिर से दखल देना पड़ा, और इस बार उन्होंने और साफ किया कि सिर्फ मंदिर ही नहीं, बल्कि उसके आसपास का जो पूरा पहाड़ी इलाका है वो कंबोडिया का है, और थाई सेना को वहां से हटना होगा। लेकिन फिर भी सीमा का जो मूल मुद्दा था वो शायद अब भी पूरी तरह हल नहीं हुआ है। बिल्कुल, शायद वही अनसुलझे पहलू है जो अब 2025 में इस नए संकट की वजह बन रहे हैं। और इस साल तो मामला फिर से बिगड़ा है। पहले 28 मई को एमराल्ड ट्रायंगल में झड़प हुई। हाँ, वो इलाका जहां थाईलैंड, कंबोडिया और लाओस की सीमाएं मिलती हैं, उसमें एक कंबोडियाई सैनिक मारा गया था। और फिर 24 जुलाई को तामुयन थॉम मंदिर के पास स्थिति और बिगड़ गई। कंबोडिया ने आरोप लगाए हैं। जी, कंबोडिया का कहना है कि थाई सैनिकों ने वहां कांटीले तार लगाए, ड्रोन उड़ाए और हवाई फायरिंग भी की। लेकिन थाईलैंड का वर्जन अलग है। वो कह रहे हैं कि कंबोडियाई सैनिकों ने पहले उकसाया। हाँ, थाईलैंड का कहना है कि पहले कंबोडिया की तरफ से शुरुआत हुई, और जब बातचीत फेल हो गई तब गोलीबारी हुई। तो ये जो दोनों तरफ से अलग अलग दावे आ रहे हैं, ये दिखाता है कि जमीनी हकीकत कितनी उलझी हुई है। बिल्कुल, और ये शायद ये भी दिखाता है कि दोनों पक्ष सीमा के उन हिस्सों पर अपना नियंत्रण मजबूत करना चाहते हैं जो स्पष्ट रूप से निर्धारित नहीं है। रणनीतिक बढ़त लेने की कोशिश हो सकती है। और इस पूरे सैन्य तनाव का असर थाईलैंड की घरेलू राजनीति पर भी पड़ा है, वो भी काफी नाटकीय ढंग से। हाँ, वो प्रधानमंत्री वाली बात है ना, 15 जून को जो हुआ। जी, तत्कालीन प्रधानमंत्री पैटोंगतारन शिनवाथरा जी ने कंबोडियाई नेता हुन सेन से फोन पर बात की। और उस बातचीत में कथित तौर पर उन्होंने अपने ही सेना कमांडर की आलोचना कर दी।
और थाईलैंड में सेना का प्रभाव बहुत ज्यादा है राजनीति में। जी। तो जैसे ही ये बातचीत लीक हुई, बस हंगामा मच गया, भारी विरोध हुआ। नतीजा ये हुआ कि कोर्ट ने प्रधानमंत्री को पद से हटा दिया। उन्होंने माफी भी मांगी, लेकिन वो काम नहीं आई। ये दिखाता है कि ये सीमा विवाद कितना संवेदनशील मुद्दा है थाईलैंड के लिए, और राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों पर सेना कितनी पावरफुल है वहां। बिल्कुल। और अब इसका असर क्षेत्र से बाहर भी जा रहा है। भारत ने भी एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। हाँ, मैंने भी पढ़ा। थाईलैंड के 7 सीमावर्ती राज्यों के लिए है शायद। उबोन रच्छथानी, सुरिन, सिसाकित। जी, बुरीराम, साकाओ, चंथाबुरी और ट्राट, इन राज्यों के लिए भारत ने अपने नागरिकों को यात्रा परामर्श जारी किया है। तो ये चिंता की बात है। ये न सिर्फ दिखाता है कि क्षेत्रीय अस्थिरता बढ़ रही है, बल्कि ये सवाल भी उठता है कि क्या इस स्थिति का कोई बाहरी ताकत फायदा उठा सकती है, जैसे कि चीन, जिसका प्रभाव कंबोडिया में बढ़ रहा है। हो सकता है। ये भू राजनीतिक चिंताएं भी अब इससे जुड़ गई हैं। तो कुल मिलाकर ये संघर्ष इतिहास, संस्कृति, जमीन के दावे और आज की जियोपॉलिटिक्स का एक बहुत ही उलझा हुआ पेचीदा मामला बन गया है। हाँ, और दुख की बात है कि 2 प्राचीन मंदिर जो शायद शांति और आस्था के प्रतीक होने चाहिए थे, आज वो गंभीर सैन्य टकराव और राजनीतिक अस्थिरता का कारण बन गए हैं। सही कहा। आगे का रास्ता तो मुश्किल लग रहा है, लेकिन उम्मीद यही है कि कूटनीति से काम लिया जाए, बिल्कुल। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का सम्मान हो और सबसे जरूरी, दोनों तरफ के आम लोगों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाए। हाँ, क्योंकि ऐतिहासिक विरासत महत्वपूर्ण है, पर लोगों का जीवन और शांतिपूर्ण भविष्य उससे कहीं ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। तो आज की चर्चा हम यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। क्या ऐसे संघर्ष जो राष्ट्रीय पहचान और गौरव से इतने गहरे जुड़े हों, उन्हें सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय कानून या सीमाएं खींचकर पूरी तरह हल किया जा सकता है, या फिर स्थायी शांति के लिए किसी और गहरे समाधान की जरूरत है? शायद आपसी समझ और सांस्कृतिक संवाद की, ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल सोचने वाली बात है। धन्यवाद। धन्यवाद।